Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. We have completed principles of inheritance. That was the second unit of your NCERT. अगर NCERT में देखो तो that was the second unit because so many chapters are removed now. क्योंकि because of the COVID-19 pandemic of COVID-19 the schools will not run properly. That's why your syllabus is 30% reduced. Clear? So in this unit there are only two chapters, principles of inheritance and variation, and another chapter that is molecular basis of inheritance. ठीक है, तो देयर विल बी वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे. व्हेन द आई विल कंप्लीट द सिलेबस, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा, वट एवर सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द CBSE, ठीक है, तो देन आई विल टीच, अगर इफ़ आई विल गेट द टाइम देन आई विल टीच यू दोज लेसन्स आल्सो. जो लेसन 30% जो रिमूव कर दिए गए हैं उनको भी मैं पढ़ा दूंगा. वाई, क्यों ऐसा करूँगा? क्योंकि व्हेन यू विल गिव द नीट एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, जब आप नीट एग्ज़ाम दोगे तो वो चैप्टर्स के बेसिक पॉइंट आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए मैंने प्लान किया है सबसे पहले जो भी प्रिस्क्राइब सिलेबस है CBSE का उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा. उसके बाद जो भी चैप्टर बचे हैं उसको धीरे धीरे मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने 12th को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर हमें नीट एग्ज़ाम की तरफ बढ़ना है. ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ाते रहेंगे और कंफर्म है हम लोग सक्सेस ज़रूर मिलेगी. कैसा लगा आप लोग को रिवीजन सेशन? जो मैंने रिवीजन सेशन आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का दिया, ठीक है, उससे आप थोड़ा सा चार्ज हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, ये सारी चीज़ें हमें जल्दी से क्विक रिवीजन में मिल गई. तो ऐसे सेशन में लेके आता रहूँगा क्योंकि वो बड़ा चैप्टर था. दैट्स वाई आई हैव टेकन इनिशिएटिव. इसीलिए मैंने वो एक इनिशिएटिव लिया कि आई जस्ट रिवाइज होल लेसन. पूरे लेसन को मैंने क्विक रिवीजन तीन पार्ट में उसको मैंने रिवाइज कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सो टुडे इन दिस सेशन आई विल ओनली गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर. उस चैप्टर का मैं केवल जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा. देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न प्रॉपरली द एवरी टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होने चाहिए कि देखो हम लोग कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं. मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे अगर आप मेरे थंबनेल को भी देखो तो मेरी फ़ोटो के जस्ट बगल में एक स्ट्रक्चर बना है, उसको क्या बुलाते हैं? DNA. ठीक है, तो एक्चुअली जो मॉलिकुलर बेसिस है, जैसे अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देयर वी केम टू नो अबाउट द क्रोमोसोम्स, जहाँ पे हमें जानने को मिला कि क्रोमोसोम्स क्या करते हैं. क्रोमोसोम्स कैरी द कैरेक्टर, बट व्हाट द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ. लेकिन क्रोमोसोम्स बने किसके होते हैं? ठीक है, क्रोमोसोम पे ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो ट्रेड्स को, कैरेक्टर को क्या करता है? कैरी करता है. दीज थिंग वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड दिस चैप्टर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. लाइक एज एट द प्रेजेंट टाइम यू हैव लिसन अबाउट वन टेस्ट, दैट इज RT-PCR. ठीक है, अगर आपने कोविड का एक टेस्ट ध्यान दिया होगा, वैसे तो कई सारे टेस्ट हो रहे हैं, जैसे एक एंटीजन टेस्ट होता है जो रैपिड टेस्ट होता है. ठीक है, एक टेस्ट क्या है जिसका नाम है RT-PCR. RT-PCR का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो वहाँ पे भी DNA और RNA के एप्लीकेशन है. इसका मतलब है ये जो ब्रांच है ना, ये वैसे तो बहुत न्यू ब्रांच है. ठीक है, बहुत सारी इस फील्ड में बहुत सारी डिस्कवरी होती रहती है. एक बार ये भी मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि कुछ टाइम के बाद DNA विल बी यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. मतलब साइंटिस्ट DNA को यूज़ करेंगे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. अगर किसी के DNA को रिवील करें तो DNA को रिवील करने पे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं. जैसे आपने सुना होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे कराते हैं? अगर कोई पर्सन है और उसने क्राइम कर रखा है, ठीक है, और 2 सस्पेक्ट्स हैं, मतलब 2 पर्सन हैं जिन पे हमें शक है, जिन पे डाउट है, तो अगर हमें वो वेरिफिकेशन करना है कि कौन सा पर्सन है जिसने क्राइम किया है, क्राइम सीन से हम DNA को कलेक्ट करते हैं, उन दोनों पर्सन से DNA को कलेक्ट करते हैं और दोनों को क्या करते हैं? मैच करते हैं, दोनों को वेरीफाई करते हैं. तो इसमें भी देखो एप्लीकेशन है.
अगर आप कोई भी आजकल कोई भी वैक्सीन बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन्स बना रहे हैं, उसमें भी डीएनए का एप्लीकेशन है। जैसे जो कोरोना वायरस की जो जीनोम है, आपने सुना होगा कोरोना वायरस के जीनोम को यूज़ करके वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जीनोम एक्चुअली क्या, उनका जेनेटिक मटेरियल, जैसे हमारा जीनोम मतलब क्या, हमारा जेनेटिक मटेरियल, जो हमारे सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको हम अभी प्रीवियस चैप्टर में क्रोमोसोम्स, जीन्स, फैक्टर्स, इनके फॉर्म में पढ़ के आ रहे हैं। द सेम थिंग वी विल स्टडी देयर मॉलिकुलर बेसिस, कि क्रोमोसोम का मॉलिकुलर बेसिस क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, कैसे बने होते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ देयर रोल, इनका रोल क्या होता है, व्हाट दे कैन डू, क्या क्या कर सकते हैं। तो व्हेन वी विल स्टडी दिस चैप्टर, ठीक है, देन वी विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम गेन करेंगे, बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे, एंड दे ऑल आर अप्लीकेबल, ठीक है, ये सब अप्लीकेबल है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर पढ़ते हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन हमारी लाइफ में हमें हमेशा देखने को मिलेगा। आगे भी कोई डिजीज़ आएगी, आगे भी कोई पैंडेमिक अगर होगा, वैसे तो हम लोग यही प्रे करेंगे कि हमारी लाइफ में अब ना हो ऐसा, ठीक है, लेकिन मान लो अगर आगे ऐसा होता है तो हर स्टेप में हमें इस फील्ड की हेल्प ज़रूर लेनी पड़ेगी। समझ में आई बात। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑल द बेसिक एलिमेंट्री आइडिया लेंगे। अब मैं यहाँ पे तो मैं वैक्सीन बनाना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, व्हाई वी शुड बिलीव दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। हम ये क्यों बिलीव करें कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि आरएनए है, एवरीथिंग, हाउ डीएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ, हमारे बॉडी में हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये सब कैसे बनते हैं, वाई इट इज़ टोल्ड दैट इफ़ डीएनए इज़ प्रेजेंट डीएनए कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग। अगर किसी भी सेल में डीएनए प्रेजेंट है तो उस डीएनए के वजह से, उस डीएनए के परफॉर्मेंस से, उस डीएनए के फंक्शन से सो मेनी सबस्ट्रेट्स, सो मेनी सबस्टेंसेस कैन बी प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे सबस्टेंसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो आई थिंक इस चैप्टर का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया, कोरोना जो प्रेजेंट करंट केस है उसका एग्जांपल लेके बताया कि उसमें इस फील्ड का क्या एप्लीकेशन है। बिकॉज अंटिल यू डोंट नो अबाउट द जीनोम, जब तक आपको जीनोम के बारे में नहीं पता, ठीक है, जीनोम्स की सीक्वेंसिंग के बारे में नहीं पता, तो दीज एलिमेंट्री आइडिया वी विल कलेक्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से हमें उसका एलिमेंट्री आइडिया मिल जाएगा कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। बात समझ में आई। तो दिस लेसन इज़ गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग चैप्टर दैन द प्रीवियस वन, पिछले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा एक नोशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये बहुत टिपिकल चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। आपको हमेशा अपने दिमाग में ये रखना है कि ये चैप्टर क्या है, ये इजी चैप्टर है। समझ में आई बात, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं केवल आज इस सेशन में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, क्लियर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं आज केवल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, एक बहुत बढ़िया मैंने स्लाइड लगा दी है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो ये पर्सन है, ठीक है, दे लुक सिमिलर, जैसे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रीवियस चैप्टर में कि जो ऑफ स्प्रिंग होती है दैट लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट, वो अपने पेरेंट से सिमिलर दिखती है। जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है दे आल्सो लुक, दे रिसेंबल द कैरेक्टरिस्टिक, वो आपस में कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, रिसेंबल करते हैं, मतलब सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं, वाई, बिकॉज वी गेट द क्रोमोजोम, वी गेट द समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट। वो क्या होता है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। एक्चुअल में वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। जो मेंडल ने फैक्टर के बारे में बताया था कि फैक्टर होते हैं, ठीक है। बाद में सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया कि जो फैक्टर होते हैं वो एक्चुअली जीन्स होते हैं और दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल में होते हैं और वो बने किसके होते हैं। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है डीएनए। तो इस जो डायग्राम है ना, ये जो मैंने स्लाइड लगाई है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली इसकी जो मीनिंग है वो क्या निकल के आ रही है कि जो पर्सन है, ठीक है, इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिटेंस का जो मॉलिकुलर बेसिस है,
ठीक है। वैसे तो हम एक फिजिकल बेसिस पढ़ के आ रहे हैं कि क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होता है, वो डीएनए या आरएनए हो सकता है। डीएनए और आरएनए के साथ में और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ देयर रोल इन द इनहेरिटेंस, उनका रोल क्या होता है, उन साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया कि डीएनए ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द इनहेरिटेंस, जो डीएनए है वही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनहेरिटेंस के लिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दैट्स वाई द चैप्टर नेम इज़ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कि जो इनहेरिटेंस का जो मॉलिकुलर बेसिस है वो क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जैसे हाँ आपने पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा, इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे कि जेनेटिक मटेरियल द मटेरियल विच ट्रांसफ़र फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ऐसा मटेरियल जो कहाँ से ट्रांसफ़र हो, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो, ठीक है, दैट इज़ व्हाट जेनेटिक मटेरियल। ऑन द बिहाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑन द फंक्शन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, द ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट। वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है, जैसे उसके पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं। भाई जिसके पास जैसा डीएनए, जैसे आपने बहुत सारे डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा कि म्यूटेशन हो गया, इफ़ देर इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए एंड डीएनए गेट म्यूटेटेड, अगर डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो द ऑफस्प्रिंग विल रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक एज द डीएनए विल बी देयर। जैसा डीएनए होगा, जैसा म्यूटेशन होगा, वैसे ही उसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। जैसे अगर नॉर्मल डीएनए पास हो रहे हैं, कोई उसमें म्यूटेशन नहीं हुआ, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ, तब तो नॉर्मल फिजियोलॉजी शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस डीएनए में, उस क्रोमोसोम में कोई ऑल्ट्रेशन हो गया, कोई म्यूटेशन हो गया, तो द सेम वे द ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक, इन द सेम वे, एकदम सेम उसी फॉर्म में जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया जेनेटिक मटेरियल के, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी ट्रेड्स हमारे बॉडी में या हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब देखो दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर लेके चलो, जैसे मैंने बताया कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो दिमाग में आ जाना चाहिए ये मॉलिकुलर बेसिस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल, तो दिमाग में चलना चाहिए जेनेटिक मटेरियल क्या है। जैसे मैं बता रहा हूँ जेनेटिक मटेरियल मतलब द मटेरियल विच ट्रांसफ़र फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। क्या ट्रांसफ़र होता है, वैसे तो गैमीट ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। गैमीट में क्या होता है, सेल्स होती हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो डीएनए और आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल है टू ट्रांसफर द ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। दिस इज व्हाट, दिस इज मॉलिकुलर बेसिस, यही तो है मॉलिकुलर बेसिस, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल कम टू नो हाउ द डीएनए एंड आरएनए इज मेड अप ऑफ, डीएनए आरएनए किसके बने हुए हैं, ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिख रखा है, क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ 2 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। अगर हम क्रोमोसोम्स को देखें तो दे आर मेड अप ऑफ 2 मैक्रोमोलिक्यूल्स, वन इज़ प्रोटीन, अनदर वन इज़ द न्यूक्लिक एसिड। एक क्या होती है, प्रोटीन होती है, एंड सेकंड क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हो गया, डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, और इसके साथ और क्या होगा, प्रोटीन भी होगी। समझ में आया, इसके साथ और क्या लगे होंगे, प्रोटीन भी लगी होगी। तो डीएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए प्लस प्रोटीन, ये क्या बना सकते हैं, क्रोमोसोम्स बना सकते हैं। समझ में आया। तो क्रोमोसोम्स बने किसके होते हैं, इसका मॉलिकुलर बेसिस क्या होता है, प्रोटीन होती है और न्यूक्लिक एसिड होती है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप की होती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप की होती है, या तो डीएनए होगी या तो क्या होगी, आरएनए होगी। समझ में आई बात, ठीक है। और हमें इस चैप्टर में हम लोग आगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए किसका बना होता है, कैसे बने होते हैं, एवरीथिंग वी विल स्टडी। और वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट दिस चैप्टर, इसका जो 50% है, दैट विल हेल्प यू इन स्टडीइंग द बायोमोलिक्यूल ऑफ केमिस्ट्री। When you will study biomolecule in the chemistry part, जब आप क्लास 12 की केमिस्ट्री पार्ट में पढ़ोगे तो यहाँ का 50% आपको वहाँ हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर से 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरा ये आपको स्कोर दिलाएगा, एक तो बायोलॉजी में भी दिलाएगा और दूसरा केमिस्ट्री में भी स्कोर कराएगा,
ठीक है। तो इसीलिए खूब इंतुजियाज़म हमें डेवलप करना है, बहुत ज़्यादा इंतुजियाज़म ईगरनेस के साथ बढ़ना है आगे, पढ़ना है आगे, ठीक है। और अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन करना है और कभी ये नहीं सोचना है कि कोई भी टॉपिक टफ होता है, हमेशा यही सोचना है कि टॉपिक ईजी है, उसको किस ढंग से हम उसको ईजी बना सकते हैं, किस तरह से उसको सोचें, किस तरह से पढ़ें कि वो टॉपिक हमारे लिए इजी हो जाए, हमें उस टॉपिक से कभी डर नहीं लगना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं इस सेशन को, शॉर्ट सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। और बस इसीलिए मैंने शॉर्ट सेशन दिया कि ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इन नेक्स्ट चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाएंगे, फिर लंबे लंबे भी जंप करेंगे, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे स्टेप उठा के फिर धीरे धीरे तेज़ भागेंगे, फिर जंप भी करेंगे। तो इस तरह से हम जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बट आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस सेशन, इस सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन को जरूर प्रेस करना, ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में लिखना कि यस सर वी आर रेडी टू स्टार्ट दिस लेसन, ये लेसन स्टार्ट करने के लिए हम लोग एकदम रेडी हैं और नेक्स्ट सेशन बहुत और ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।